दोस्तों नमस्कार। जैसे हम हनुमान जी को कहते हैं संकट मोचन, इसी तरीके से पीएम मोदी के पास एक संकट मोचन है। उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल यूएस के अंदर गए थे और यूएस को समझाया कि अगर आप हमें अटैक करते रहोगे तो हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो हम 3 साल और वेट कर लेंगे ट्रंप के जाने के बाद। तो यूएस ने आकर के हमसे एग्रीमेंट कर लिया एफटीए का, और साथ में यूएस ने इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। और जो पाकिस्तान को गोदी में बिठा के रखा था उसको भी उन्होंने गोदी से निकाल दिया। एक क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग हुई थी यूएस के अंदर, जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, लेकिन आसिफ मुनीर को वहां नहीं बुलाया। और आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से पाकिस्तान के बारे में ट्रंप ने बोलना बंद कर दिया और इवन पीएम मोदी के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। और पाकिस्तान आज झटके में है। एक दूसरा झटका पाकिस्तान को मिला जब हमारे एनएसए अजीत डोभाल वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर और चले गए, 5 दिन की विजिट पे गए। ये अनअनाउंस विजिट थी। इवन जो रियाद के अंदर पहुंचे तो वहां पे दूसरी तरफ हमारे जो डिप्टी एनएसए पवन कपूर एमबीए से आते हैं, वो चले गए ईरान के अंदर, कह रहे कि कुछ खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। और एक बात बता दूं कि एक डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। पाकिस्तान को लगा हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आ गए, क्योंकि इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है इस टाइम पे सऊदी और यूएई का। इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, 2 घंटे के अंदर डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया और साथ में एक डील साइन कर ली ऑयल लेने की। सऊदी से जो हम ऑयल लेते थे 3 बिलियन का, उसको हमने शिफ्ट कर दिया यूएई के अंदर। तो सऊदी को यहाँ भी फर्क पड़ गया, क्योंकि पहले ऐसा था कि इनको ऑयल बेचने में दिक्कत नहीं होती थी। आज इनको ऑयल बेचने में दिक्कत है कि बहुत से यहाँ पे लोग हैं जिनको ऑयल चाहिए, और इंडिया की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि इंडिया नंबर 2 पे ऑयल लेता है वर्ल्ड से, और अगर हम सऊदी से ऑयल लेंगे तो सऊदी को झटका लगेगा। और आज रशिया से ऑयल ले रहे थे, यूएस को झटका लगा। लेकिन अब क्या है कि क्या करने जा रहे हैं अजीत डोभाल रियाद के अंदर, क्योंकि वहां पे गाजा की पीस प्लान चल रहा है और इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन जब से हमारा एफटीए का एग्रीमेंट साइन हुआ तो यूएस इंडिया की तरफ देख रहा है, उसको जरूरत है इंडिया की। आज वर्ल्ड में कोई सुनता है तो इंडिया की सुनता है, ईरान इंडिया की सुनता है, गल्फ में इंडिया की सुनी जाती है, ना वो यूएस के सुनते हैं, ना रशिया के सुनते हैं, ना चाइना के सुनना नहीं चाहते। तो आज हमारे डोभाल साहब गए रियाद के अंदर और वहां पे कुछ चीजें डिस्कस होंगी। एक डिस्कस होगा कि क्या आपका एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो क्या आप बीच में आओगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इनको क्लियरली कह दिया गया। अगर पाकिस्तान मिलिटेंट एक्टिविटी करेगा इंडिया के अंदर तो यूएस इस टाइम पे परेशान है। साथ में सऊदी इसलिए परेशान है कि इंडिया ने सऊदी के यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। पाकिस्तान भी परेशान है, और पाकिस्तान ये भी परेशान है कि अगर आज डोभाल गए हैं सऊदी के अंदर तो पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट का क्या होगा, क्या सऊदी इस डिफेंस एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा। और एक आपको बता दूं कि यहाँ पे इस्लामिक नाटो बनने की बात चल रही थी, जिसमें टर्की बीच में आ रहा था, उसके बाद टर्की ने विड्रॉ कर लिया, यानी कि इस्लामिक नाटो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक खिचड़ी पक रही है गल्फ के अंदर। और दूसरी तरफ ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही थी। ऐसा था कि ईरान पे यूएस अटैक कर देगा, लेकिन हमने अपने वीडियो के अंदर कहा था कि यूएस ईरान पे अटैक नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है ह्यूमन राइट से, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट को निकालना नहीं चाहता इनको, जो यहाँ पे खमने की गवर्नमेंट है, क्योंकि इसी से तो उसका राज चलता है। 46% वर्ल्ड का जो आर्म्स बेचने वाला है वो है यूएस। और अगर गल्फ में पीस आ जाएगी तो उसके आर्म्स बिकने बंद हो जाएंगे। तो चाहते झगड़ा चलता रहे यहाँ पे, चाहे हुतीस करें चाहे आपके हमास के लोग करें, लेकिन उसके अपने आर्म्स का बिजनेस चलना चाहिए। और अब उसने अपने वारशिप्स को, स्पेशली उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो वहां था, उसको विड्रॉ कर लिया। और एक एग्रीमेंट या डिस्कशन होने की बात चल रही है, वो भी ओमान के अंदर, और शायद आज उसकी मीटिंग होगी। और उसने इसलिए इंडिया को भी कहा है कि आप भी हमारे लिए एक रोल प्ले करो। और इसीलिए हमारे डिप्टी एनएसए पवन कपूर वो ईरान के अंदर गए, वहां पे मिल के आए डिप्टी एनएसए। तो अजीत डोभाल सऊदी में और ईरान के अंदर हमारे डिप्टी एनएसए, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं बात करके। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे उदय शंकर पांडे जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, और यूएस आज क्यों इंडिया को कह रहा है कि आप हमारे लिए पीस का अरेंजमेंट करो, पीस टॉक्स कराइए। सूद साहब, आप तो अंदर की खबर रखते हैं और मैं थोड़ी बाहर की खबर रखता हूँ। और बाहर की खबर के हिसाब से आज मोदी जी भी इतना अचीव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इस टीम। और इस टीम का वाइस कैप्टन है जिसके नाम से हमारे दुश्मन देश थरथरा के कांपते हैं, थरथराते हैं, और उसका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का योगदान इतना है, वो चुपचाप आदमी काम करता है। मैं तो बोल रहा हूं कि सर वो दिन दूर नहीं है जब इनके किस्से
स्कूल के चैप्टरों में होंगे, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि देखो एक वीर आदमी किस तरह से कई सालों तक पाकिस्तान का धुरंधर बना रहा। एक्चुअली धुरंधर ही तो बना, वहां जाके वो बैठा रहा, जाके एज अ पुअर मैन किस तरह से उसने वहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और किस तरह से उसने गाइड किया। तो ये बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट है और बहुत अच्छी समझ है सर। भगवान करे इनको और भी शक्ति दे। 80 साल की उम्र में देखिए वो कितनी एक्टिव लाइफ लीड कर रहा है। वो भी मोदी जी की तरह रुकता ही नहीं। वो आज एक दिन इस कंट्री में, दूसरे दिन दूसरी कंट्री में, एंड डीलिंग विद ऑल द कंट्री हेड्स। तो वी आर लकी टू हैव समबडी लाइक अजीत डोभाल। भगवान करे और भी 10 एक साल वो और भी अपना कंट्रीब्यूट करते रहे इस देश की प्रगति में। एंड वी आर ब्लेस्ड विद सच ग्रेट पीपल। उधर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो डोभाल साहब हैं ये आईबी में थे, आईबी के चीफ भी रहे, ये पाकिस्तान में पोस्टेड रहे। नॉर्मली आईबी के लोगों की पोस्टिंग कम होती है फॉरेन के अंदर, शायद 2-3 कंट्रीज के अंदर है, जैसे आपके पाकिस्तान में है, फिर आपके लंदन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जो मिशन है काफी बड़ी है, एक आधी और भी है इनकी पोस्टिंग। रॉ के लोग नॉर्मली जगह जगह पोस्टेड होते हैं या मोस्टली बेसिस के अंदर उनकी पोस्टिंग होती है। मैं भी वहां पे रहा हूँ लंदन के अंदर, लेकिन मेरे से पहले वहां से निकल गए थे। लेकिन इनके चर्चे वहां होते थे कि किस तरीके से ऑफेंसिव काम करते हैं, किस तरीके से प्यार से बात करते हैं, प्यार से करते हैं लेकिन बड़े ऑफेंसिव थे अपने काम के अंदर। ये इनकी खासियत, यानी कि फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो इनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई किसी फंक्शन के अंदर, तो बात उन्होंने कहा जी अच्छा आप तो एनके सूद रॉ से हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो कहते हैं आपका सुना है, क्योंकि मैं टीवी वगैरह में आता रहता हूँ, इसी चक्कर में कोई बात हुई थी किसी ओकेजन के ऊपर। तो मैंने कहा जी मैं भी लंदन में था। तो कहते कब थे? मैंने कहा डोभाल साहब से पहले था, ये उस टाइम पे चले गए थे। फिर मैं बताया कि मैं क्या क्या था। और जो पवन कपूर इस टाइम पे डिप्टी एनएस है, वो एमए से हैं, उस टाइम पे फर्स्ट सेक्रेटरी थे लंदन के अंदर। शायद डोभाल साहब ने इसीलिए उनको अपने यहाँ पे एनएस से रखा है अपने साथ साथ। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में काम किया, और इनका जो ये एक्सपीरियंस है पाकिस्तान और लंदन का, इससे इनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है। नॉर्मली रॉ के लोगों को पता होता है क्योंकि वो बाहर भी रहते हैं, एमए के लोगों को भी इसके साथ भी काम करते हैं, फॉरेन का काम होता है, फॉरेन पे इंटेलिजेंस भी करते हैं। तो इसलिए डोभाल साहब बहुत चीजें कर पाते हैं। और एक बार ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे चाणक्यपुरी से, तो वहां भी हमारे कुछ ऑफिसर थे। तो गलती मैंने कर दी, मुझे ऑफर किया था, लेकिन मैंने वहां पे पता नहीं उस टाइम पे क्यों नहीं कहा कि मैं भी काम कर लूंगा। करता तो मैं शायद कुछ अचीव भी कर लेता। तो जो हमारे ऑफिसर थे उनसे बात की तो कहते, मैंने कहा सर फंडिंग कहाँ से आती? कहते मुझे नहीं पता डोभाल साहब कैसे करते हैं, लेकिन ये काम चला। और उसी तरीके से मतलब काम करते रहे। उसके बाद इनकी पहचान हुई। और जब मोदी आए तो मोदी इनिशियली इनको लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी क्लोजनेस अडवाणी के साथ। तो मोदी ने पूरा वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए बाद ये इनसे बातचीत करने के बाद इनको एनएसए बना दिया। और वो मोदी का डिसीजन आज तक बेस्ट डिसीजन है। और आपको एक बार बता दूं, आप तारीफ करते हैं इनकी कैबिनेट के लोगों की, अगर कोई राजा सक्सेसफुल होता है तो वो होता है अपने एडवाइजर के सिलेक्शन के ऊपर। आपने सिलेक्शन अच्छी कर ली तो आप चलेंगे, आपकी सिलेक्शन गलत हो गई, आपने करप्ट लोगों को चुन लिया तो आप डिफीट हो जाओगे। तो मोदी साहब की जो सिलेक्शन है फॉरेन मिनिस्टर की, मोदी साहब की जो सिलेक्शन है अपने एनएसए की, मोदी साहब की जो सिलेक्शन है अपने कॉमर्स मिनिस्टर की, और मोदी साहब की इसी तरीके से जो सिलेक्शन है उससे मोदी साहब अचीव करते हैं। लेकिन अब चीज ये आती है कि अजीत डोभाल साहब क्या करने गए हैं। देखिए, एक तो गाजा का इश्यू चल रहा है, और दूसरी बात है सऊदी इस टाइम पे काफी क्लोज आ चुका है पाकिस्तान के, डिफेंस एग्रीमेंट करके। उस जो क्लोजनेस है उसको तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि सऊदी, जब पीएम मोदी आए थे सऊदी के साथ रिलेशन हमारे बड़े अच्छे हो गए थे। लेकिन पीछे क्या हुआ कि जनवरी 28 को पहलगाम अटैक के बाद सऊदी ने क्रिटिसाइज किया था, और यही उनको मैसेज देने जा रहे हैं डोभाल साहब कि आपने पहलगाम के अटैक को क्रिटिसाइज किया था, अगर दोबारा पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से कर देंगे, और आप बीच में आओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात करते हैं, क्योंकि इससे हमारे रिलेशन भी खराब हो गए। सऊदी अपनी ऑयल के बिजनेस से दूर जाना चाहता है, क्योंकि आपने वेनेजुएला का हाल देख लिया, सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट था। ईरान सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट था। आज उनकी इकोनॉमी ड्रॉप हो गई है जब से उन पर सैंक्शन लगी है। तो सऊदी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, पाकिस्तान के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाता। सऊदी ने पाकिस्तान से पैसे लेने हैं, और पाकिस्तान ने कहा जी हम आपको JF-17 आपको फाइटर जेट देंगे $2 बिलियन के, जो हमने आपका लोन दे रहा है वो ले लो। तो ये पुराने फाइटर जेट लेने को तैयार है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है।
साथ में क्या है कि जो पवन कपूर हैं, जो डिप्टी एनएस हैं, वो गए हैं ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर सिचुएशन इस टाइम पे इस टाइप की है कि ईरान नहीं चाहता कि वार हो, ना यूएस चाहता है। यूएस को पता कि वार होगा तो उनके पास ऐसे मिसाइलें हैं जो उनको रशिया और चाइना ने दी है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मार कर सकती हैं। और मेन डर यूएस को है कि जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं ईरान के पास, जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उससे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यूएस अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के निकलना चाहता है, किस तरीके से निकलो, और यही काम दिया उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करने के बाद, यानी कि जो हमारा एफटी का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद, और इसीलिए डोवाल साहब गए सऊदी के अंदर, और इसी तरीके से हमारे जो डिप्टी एनएस हैं वो गए हैं ईरान के अंदर। और इस टाइम पे क्योंकि सबसे पहले कंट्री जिसने मना किया था अपनी एयर स्पेस ना देने को यूएस को, वो था सऊदी। क्योंकि सऊदी को था कि अगर अपनी एयर स्पेस देगा तो जो आपके ईरान है वो उनके एयर वेल्स, जो उनके खून का जो तेल के कुएं हैं, उस पर अटैक कर सकता है, और उनकी सारी ट्रेड जो है वो पास करती है ईरान के पास से, उसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी गल्फ कंट्री नहीं चाहती कि यहाँ पे वार हो। लेकिन चिंता ये है, यहाँ पे एक और इशू है, वो है ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, और इसीलिए इंडिया के डिप्टी एनएस से वो गए हैं ईरान के पास कि आप इसको प्रोजेक्ट को डिले कर दो, छुपा दो, पीछे कर दो, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो सके और आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर सके। और दूसरी बात और बता दूं, हमने जैसे पहले बात की थी, यूएस को कोई चिंता नहीं है ईरान के लोग जिए या मरे, उसको किसी वर्ड के लोगों की चिंता नहीं है कितने मरे, करोड़ों लोग मारे हैं इन्होंने। और ईरान के अंदर जो लोग थे जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि यूएस आएगा बचा लेगा, लेकिन यूएस तो आया नहीं। और आज जितनी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, खत्म हो गई है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं, और बाकी जो आदमी थे जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे वो भाग गए ईरान छोड़ के, टर्की भाग गया, कोई आर्मेनिया भाग गया, कोई अजरबैजान भाग गया। तो आज ईरान के अंदर जो जहां पे सारा कुछ युद्ध चल रहा था या डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, खत्म हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि इसके पीछे सीआईए का हाथ है, सीआईए का कोई हाथ नहीं था। और मैंने जैसे हमने पहले भी उधर बात की थी कि यहाँ पे जो लोग थे वो स्पॉन्टेनियसली आए थे, इसलिए कि इनके जो रियाल की कीमत थी जब मैं वहां था 1993 में, वो थी 70 रियाल पर डॉलर, ब्लैक में मिलते थे 1400 रियाल। आज $1 की कीमत है 1.4 मिलियन रियाल। आप सोचो कितनी ज्यादा हो चुकी है, 1000 टाइम हो चुकी है। और रोटी कितने मिलती, रोटी मिलती थी 2 रियाल की, और घरों में रोटी नहीं मिलती, आपके जगह जगह तंदूर लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे नान बिकते हैं। आज उस रोटी की कीमत है 20,000 रियाल की। तो लोग इसलिए बाहर आ गए, वहां पे बिजनेस है नहीं, पैसा है नहीं, तेल से उनका पेट नहीं भरता, तेल बिकता नहीं है क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा रखी हैं, और इसीलिए ईरान के लोग बाहर आ गए थे। लेकिन जब उनको मारना शुरू किया, पॉइजन देके मारना शुरू किया, तो घर बैठ गए या मर गए या किसी को जेल में डाल दिया, तो भाग गए, तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन खत्म हो गई। तो आज ईरान में पीस है। लेकिन इंडिया इसलिए कोशिश कर रहा है कि आप जाइए, अपना जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है उसको बंद कीजिए और अपने लोगों का भला सोचिए, ताकि यहाँ पे आपके डिमॉन्स्ट्रेशन हो, ताकि आप पे यूएस अटैक ना करे। सर, यहाँ मतलब जो देखने को मिल रहा है कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, और हमारे डोवाल साहब मेहनत कर रहे हैं और सही टाइम पे सही काम कर रहे हैं। जिस तरह से किसको अप्रोच करना है, क्या करना है, और उनको किस तरह से इस टाइम अभी प्यार से टैक्टफुली मतलब इनको टैकल करना है। सर, यहाँ जाते जाते मैं 2 जरा चटपटी खबरें भी बता दूं कि बर्मा पाकिस्तान से प्लेन ले रहा था जो चाइना ने दिए थे पाकिस्तान को, तो वो कुछ बड़ी लंबी असाइनमेंट थी, तो उनको अभी 10% ही डिलीवर किया था। उन्होंने हाथ जोड़ दिए बर्मा ने कि भैया और प्लेन मत दो ना, इसका रिप्लेसमेंट है, सारे डिफेक्टिव हैं प्लेन जाके, और उन्होंने वो प्लेन भी वापस 10% वापस ही कर रहे हैं पाकिस्तान को। और दूसरा, अभी लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर उबेर का वो उसको नोटिस किया, और एक टीवी चैनल वाले ने उनसे बात की, और पता लगा कि वो पाकिस्तान की असेंबली का डिप्टी स्पीकर था, जो आज लंदन में टैक्सी चला रहा है बेचारा। तो ये हालत है, ये इज्जत है पाकिस्तान में अपने लीडर्स की, कि वहां खाली एक ही है जो पैसा कमाता है, वो है आर्मी वाले। वो आर्मी वाले इतना पैसा कमा लेते हैं और इतने बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं हर कंट्री के अंदर कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बाकियों का देखो कि डिप्टी स्पीकर बेचारा टैक्सी चला रहा है लंदन के अंदर।
तो आई थॉट लेट मी जस्ट एंटरटेन पीपल विद एक और बात बता दूं कि इनका जो है ना एक्चुअली क्या था कि इनका एयरपोर्ट ले रहा था यूएस यूएई लीज पे, उसे कैंसिल कर दी लीज कि हम तुम्हारे साथ कोई नहीं काम करेंगे। और एक इनको और मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान यूएस सऊदी को पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान टूटने वाला है। और सऊदी को यह भी कहा जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान से आप दोस्ती करने को चल रहे हैं, आपके साथ अफगानिस्तान नाराज हो रहा है, तालिबान नाराज है और आपके साथ बलूची नाराज है, तो इनसे दोस्ती तोड़िए, अपने रास्ते जाइए। इवन आपसे सिंधी पसंद नहीं करते आपको सऊदी, क्योंकि आप इनके साथ रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो भी सऊदी को पसंद नहीं करते पाकिस्तान से क्लोजनेस आने के चक्कर में। और जिस तरीके से यूएस ने, ट्रंप ने एक तवाइफ को छोड़ दिया है, तवाइफ यानी कि आसिम मुनीर को छोड़ दिया है, तो यूएस भी इस टाइम पे चुप बैठा है, शांत है, उसकी इज्जत बढ़ रही है। नहीं तो इस तवाइफ के चक्कर में यूएस ने अपनी रेपुटेशन खराब कर लिया था, यानी कि ट्रंप ने खराब कर लिया था। तो आज पाकिस्तान ने जहां भी जाता है वहां पे तबाही होती है, देश बर्बाद होते हैं। तो आज इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।